नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीराम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। अपना चल रहा था 9th क्लास का जो भारत के समकालीन विश्व था उसका फर्स्ट चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। जो पहले 2 वीडियो उस पर आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे पहले, क्योंकि ये कारण जानने से आज हमारा टॉपिक चलेगा कारण। और कारण से पहले जो पृष्ठभूमि मैंने तैयार की है इस फ्रांस की क्रांति की, पहले आप वो स्टोरी अगर देख लोगे तो ये कारण समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं फ्रांस की जो क्रांति है उसके कारण तो वैसे बहुत सारे माने जाते हैं। जो मेन कारण है वो आज हम देखेंगे। फ्रांस की जो क्रांति है उसके कारण। अब जब देखो उस पृष्ठभूमि में मैंने एक बात बताई थी, यह जब लास्ट का टॉपिक था तो उसमें क्या हुआ था, जो फ्रांस की जो क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले क्या होता था, क्या हो रहा था कि जो कर निदान की बात आई थी, जो फ्रांस की जो स्थिति थी वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी या डामाडोल हो चुकी थी। तो उसके लिए कर का जो एक प्रोसेस आया था कि जो कर है फर्स्ट 3 जो तात्कालिक समाज था वो 3 वर्गों में बांटा गया था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो उसमें सिर्फ कर कौन दे रहे थे, थर्ड वाले। तब स्थिति को देखते हुए जो वित्त मंत्री थे या जो वित्तीय मंत्री थे उन्होंने क्या किया, तो कर का जो प्रोसेस था वो फर्स्ट और सेकेंड वालों के ऊपर भी लागू किया था, पर इन्होंने देने से मना कर दिया था। अगर उस टाइम पे जो कर है ना वो फर्स्ट और सेकेंड वाले दे देते तो ये क्रांति नहीं होती, पर इन्होंने क्या कि जो कर देने से मना कर दिया था। तो ये जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई, क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो उसके कारण है वो आज कारण को अच्छी तरीके से देखेंगे। वैसे पढ़ रखे हैं हमने, उसी के बेस पे ये जो कारण है इनको हम क्या है कि जो एग्जाम के जो अकॉर्डिंग उनको पढ़ेंगे कि अगर एग्जाम में पूछे जाए जो फ्रांस की क्रांति उनके कारण क्या क्या है तो हम उसको आज थोड़ा डिस्क्राइब करके देखेंगे और लिखें कैसे ये देखेंगे। अब मैंने जो पॉइंट बना रखे हैं ये पॉइंट हमेशा याद रखने, क्योंकि इन पॉइंट के माध्यम से हम इसकी थ्योरी बना सकते हैं। जो फर्स्ट वाला कारण है, देखो कारण तो बहुत सारे हैं पर हम जो है ना मेन कारण करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कारण देखेंगे आज का राजनीतिक दशा, फ्रांस की राजनीतिक दशा। ठीक है, अब राजनीतिक दशा में क्या है, पहले हम बात करें 1688 में इंग्लैंड की जो क्रांति का समापन हो चुका था। अब इंग्लैंड को छोड़कर जो यूरोप के बाकी सब देश थे उनमें क्या है कि देवी सिद्धांत लागू था। देवी सिद्धांत क्या होता है, जिसमें निरंकुश शासन प्रणाली थी, जो मतलब राजा करता था वो ही सही है। ठीक है, उसके बाद जो कुलीन वर्ग है, सामंत वर्ग है, वो अत्याचार करता था किस पे, किसान और मजदूर और जो मध्यम वर्ग के थे उन पे अत्याचार। अब लिखना कैसे है कि जो फर्स्ट पॉइंट डाला हमने राजनीतिक दशा में क्या लगना है, जो इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप के सारे देशों में जो देवी सिद्धांत था वो लागू था। अब इसमें क्या होता है कि जो 1688 में जो फ्रांस का शासक था लुई 14वां, वो क्या करता था, वो खुद को ही राज घोषित कर चुका था और खुद को ही राजा मानता था। अब जब बात करें 1789 की, जब फ्रांस की जो क्रांति हुई उस समय की, तो उसका जो शासक था लुई 16वां, तो लुई 16वां था वो अयोग्य शासक था। उसके साथ साथ जो उसकी पत्नी थी तो उसका काफ़ी प्रभाव था उस शासक के ऊपर। प्रभाव होने के साथ साथ वो क्या है कि हर राज्य की जो कार्य था उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा करती थी और फिजूल खर्ची काफ़ी फिजूल खर्ची थी। इस फिजूल खर्ची के चलते हुए जो राज्य कोष था उस पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता था और अतिरिक्त प्रभाव के चलते हुए जो दर थी, कर की जो दरें थी उनमें काफ़ी बढ़ोतरी करनी पड़ती थी और इसी को लेकर जनता के अंदर आक्रोश था। ठीक है, फर्स्ट वाला कारण था अपना राजनीतिक कारण। अब सेकेंड जो कारण है उसकी बात करें तो सेकेंड कारण था सामाजिक कारण। सामाजिक बताए रखा मैंने कितनी 3 या 4 बार बता चुका हूँ मैं कि जो तत्कालीन समाज था फ्रांस का वो 3 वर्गों में बांट रखा था। तीन वर्ग कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट वाले में आते थे पादरी वर्ग, सेकेंड में आते थे सामंत और कुलीन, और थर्ड वाले में आते थे किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग। अब इन दो स्टेट के जो लोग थे वो जनसंख्या में काफ़ी कम थे, पर इनकी जनसंख्या में काफ़ी कम होने के बावजूद इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। अब जनसंख्या में कम थे फिर भी इनको जो टोटल भूभाग था फ्रांस का उसका 40% जो भूभाग था ये इनके पास था। जनसंख्या काफी कम थी पर इनका भूभाग कितना था, 40% भूभाग था। अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनको अधिकार रहते हैं, इनके पास जो भूभाग का काफी कम टुकड़ा था
टुकड़ा तो इनसे ज़्यादा था, पर जनसंख्या अधिक होने के कारण इनके पास ये देखा जाए तो भूभाग वो काफ़ी कम था। इससे भी इनके अंदर देखो सामाजिक स्थिति खराब हो चुकी है। देखो फर्स्ट में राजनीतिक स्थिति खराब, सेकेंड में सामाजिक स्थिति खराब। इसके चलते हुए इनके अंदर फिर से जनता में फिर आक्रोश था। सिर्फ 2 कारण हो गए। तीसरा कारण क्या हो, आर्थिक स्थिति या आर्थिक दशा कह सकते हैं। तीसरा कारण क्या है, तो देखो जब फ्रांस की स्थिति डामाडोल हो चुकी थी, ठीक थी, उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, फिर एक और युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। इसमें भाई साहब फ्रांस ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहले तो कमजोर और दूसरों की हेल्प करने चला तो ज्यादा और कमजोर हो चुका था। तो इसके क्या हुआ परिणाम स्वरूप, फ्रांस की सैन्य क्षति हुई, उसके बाद आर्थिक क्षति हुई। इन दोनों की क्षति काफी मात्रा में हुई। इस क्षति की पूर्ति के लिए इसने क्या किया कि अब स्थिति खराब हो चुकी थी। 1789 में जो यहाँ का शासक था लुई 16, तो इसने क्या किया कि वित्त मंत्रालय की जो स्थापना करी और वित्त मंत्री की इसने नियुक्ति करी। ठीक है, इन मंत्रियों की नियुक्ति के बाद एक इनका मत और एक अर्थशास्त्री थे कोलोन यूरोप के, तो इनका एक ही मत था कि ये जो थर्ड स्टेट वाले हैं ये कर दे रहे हैं, तो इनके साथ साथ अगर स्थिति बढ़ाना है, अच्छी करनी है, तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वालों को भी कर देना पड़ेगा, या इनको कर आरोपित किया जाए इनके ऊपर भी, फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले के ऊपर। तो वैसा यहाँ से भी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। ये 3 कारण हो गए। चौथा कारण था जो मध्यवर्ग की उत्पत्ति। मध्यवर्ग की उत्पत्ति कहाँ से हुई कि जब एक देखा जाए तो ये क्रांति इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रांति नहीं होती। क्यों नहीं होती कि क्योंकि बिना नेतृत्व के कोई क्रांति नहीं हो सकती थी। और जो थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे, किसान मजदूर, ये काफी मतलब कमजोर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। पर इनके अंदर एक और थी मध्यवर्ग था। तो ये क्या है कि इनकी जो राजनीतिक स्थिति कमजोर थी, सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर थी, पर क्या आर्थिक स्थिति इनकी ठीक थी। जब क्रांति के दौरान नेतृत्व करने का जो आया जिम्मा तो इन्होंने उठाया, यहाँ से मध्यवर्ग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब जो 4 कारण पूरे हो चुके हैं, तो तात्कालिक कारण, ये इंपॉर्टेंट कारण है। जो तात्कालिक कारण क्या था, अब देखो लुई 16 जो यहाँ जब क्रांति हुई तब यहाँ का शासक था लुई 16। इसने क्या किया, स्थिति खराब होती देखी, कोई बात मान ही नहीं रहा है, ना फर्स्ट ना सेकेंड ना थर्ड। तो इसने क्या किया, 175 वर्ष बाद जो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। एस्टेट जनरल के बारे में आपको मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था। ठीक है, तो इस मीटिंग में क्या हुआ कि इन तीनों को बुलाया, 3 स्टेट वालों को बुलाया, तो इनके बीच मतदान को लेकर और कर विधान को लेकर मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन वालों ने, फर्स्ट और सेकेंड वालों ने बैठक करने से मना कर दिया। तो थर्ड वालों को क्या लगा कि ये हमारा अपमान किया। तब इन्होंने ये पास में एक था कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वहां पे जाके अलग से सभा करी और इस सभा को इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। अब राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, तब वहां पे क्या हुआ, इनको स्वयं ने क्या किया कि हम खुद राष्ट्र के प्रतिनिधित्व हैं, और यहाँ पे इन्होंने संविधान निर्माण की जो घोषणा कर दी। अब इस बात को जब पता लगा इन फर्स्ट और सेकेंड वालों को, तो इन्होंने इस चीज का क्या किया, संविधान निर्माण का विरोध किया। अब विरोध हुआ तब यहाँ पे फिर जनता, यहाँ की जो जनता की आक्रोश में आ गई। इन्होंने आक्रोश में आकर इस डेट को 14 जुलाई 1789 को क्या किया कि बास्तिल का किला जो उस समय घृणा का केंद्र था, और यहाँ पे आके इन्होंने आक्रमण कर दिया। इस किले में क्या बहुत सारे कैदी थे, वो यहाँ पे कैद कर रखे थे, तो इन्होंने इस किले पर आक्रमण करने के साथ साथ उन कैदियों को छुड़ा दिया। अगर बात करें उन कैदियों की संख्या की, तो काफी कैदी तो काफी थे, पर इन्होंने क्या यहाँ से जो मेन 7 कैदी थे इनको छुड़ा दिया और यहाँ पे हथियार थे उनकी लूटपाट कर दी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये कारण हो गए अपने 5 का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।